हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और तीसरा है इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जो बच्चों आज हम लोग परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका यूज सिर्फ इसी लेक्चर के लिए नहीं है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखोगे तो इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस थ्योरम और कैपेसिटेंस जो कि चैप्टर 2 का है। तो पूरे चैप्टर 1 और 2 में टोटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5 पार्ट्स है, पांचों पार्ट को अगर एक साथ विजुअलाइज करोगे ना, वो लास्ट में आप लोग को विजुअलाइज करवाऊंगा जब कैपेसिटेंस खत्म होगा, तब उसमें कैपेसिटेंस में पांचों पार्ट्स में एक साथ आता है कि भाई ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसमें डाल दिए, 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 तो बताओ क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या घटेगा। फिर न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, बताओ कि कैसे कैसे। तो आज का जो समझा हुआ रहेगा बहुत अच्छे से, जिसको कि हम लोग समझेंगे, बहुत काम करेगा पूरे चैप्टर 1 और 2 में। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझने की जरूरत है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? तो हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े कूलम्स लॉ, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी दो चार्जेस अगर रखा हुआ हो सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। यानी सिमिलर नेचर का होगा प्लस प्लस तो रिपल्सन, या माइनस माइनस है तो रिपल्सन। ऑपोजिट नेचर अगर हो गया प्लस माइनस तो अट्रैक्शन। और वो जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था? कि वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है R²। ये एक टर्म यहाँ पर बोलो आया था हमारे लिए, क्या इसको बोल रहे थे एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो मीनिंग है क्या है ये भाई? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसको आज हम लोग बहुत अच्छा से समझते हैं कि जब कोई दो चार्ज लेट R डिस्टेंस पर रखा हुआ है वैक्यूम में। कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में। वैक्यूम को ना हम लोग फ्री स्पेस भी बोलते हैं, फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस में बोलो या वैक्यूम में, ये दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, अगर एयर भी हो तो सेम फोर्स लगाता है। हालांकि बहुत स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं चाहे वैक्यूम बोलो, चाहे फ्री स्पेस बोलो, या इसको एयर भी बोल दो, तो इसमें जो फोर्स लगेंगे सेम होता है। ठीक है, तो बोलते हैं अगर कोई दोनों चार्जेस वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर में रखा हुआ है, तो लेट ये दोनों जो है पता है प्लस प्लस है, तो एक दूसरे को धक्का दे रहा है। कितना से? तो बोलते हैं लेट इट बी एफ वैक्यूम। ठीक है, VAC लिख दिया इस तरह से, एफ वैक्यूम। अच्छा, जैसा ही ये दोनों चार्जेस को उठाकर कोई दूसरे मीडियम में ले जाकर रख दिए, लेट उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं पानी में ले जाकर रख दिए, तब क्या हुआ? तो जो देखा गया कि भाई मान लो कि वैक्यूम में जो है ना ये फोर्स लग रहा था, लेट समझने के लिए बस यहां पर समझ ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बच्चों। ठीक है, कि है क्या? लेट 10 न्यूटन लगा रहा है, तो भाई ये 10 न्यूटन होगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। ठीक है, 10 न्यूटन लगाए, जैसे ही पानी में लेकर के गए, ये फोर्स दोनों के बीच में घट जाता है। तो कितना लगेगा? अब वो लगेगा लेट क्या है, एफ वाटर, यानी कि फोर्स इन वाटर लग रहा है, तो घट गया। कितना? अभी समझने के लिए लेट 2 न्यूटन बोलते हैं, लेट यानी घट गया तो कुछ 10 से कम ही होगा, लेट 2 न्यूटन। सवाल ये है कि भाई पानी में जैसे ही दोनों चार्जेस को ले जा करके गए और गया फोर्स घट, तो गारंटीड पानी ने ही कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि चार्जेस का वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो भैया घटा कैसे फोर्स, है ना? तो क्या पानी ने ऐसा कर दिया जिसके कारण घट गया? तो रियलिटी में जो रीजन होता है ये फोर्स घटने का, वो होता है बच्चों क्या, कि जो भी मीडियम आया ना, जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें पोलराइजेशन होता है। समझिएगा मैं क्या क्या कह रहा हूं, पोलराइजेशन होता है। अब ये पोलराइजेशन क्या है ना? अब डाइलेक्ट्रिक भी वर्ड कुछ कुछ आता है, तो डाइलेक्ट्रिक को लेकर, पोलराइजेशन को लेकर जो रियल में रीजन है, अंदरूनी पूरा मैकेनिज्म, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में जाकर पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड लेक्चर ही रहेगा हमारा वाटर डाइलेक्ट्रिक्स। और भाई कोई सब्सटेंस जो ऐसे आ गया तो उसमें पोलराइजेशन क्या होता है, अंदरूनी पूरा मैकेनिज्म बताओ। ठीक है, उधर पढ़ने के लिए, लेकिन वो तो अंदरूनी मैकेनिज्म है। यहां पर क्या करेंगे, यहां एक फीलिंग जनरेट करेंगे कि भाई एक्चुअली में मीडियम के अंदर क्या हो रहा है। और यही फीलिंग जो है ना, हमारे पांचों जो पार्ट्स है उसमें हेल्प करेगा। धड़ाक धड़ाक गजब चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं बोलता हूं ना, अभी मान लो कलम, देखते हो पिक्चर बनता है दिमाग में, कलम, पंखा, टी शर्ट, कॉलर माइक, चश्मा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
पता ही नहीं चला कि क्या हो गया ना। बाकी जो बोल रहे थे ना, पंखा, टी शर्ट, ये सब तो एक पिक्चर बनता है दिमाग में, पिक्चर बनता है। लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले ना तो लगता है जैसे कोई एक अंग्रेजी वर्ड है, हम समझ में नहीं आया कि भाई क्या है ना। तो उस तरह का फीलिंग यहाँ पर हमको जनरेट करना है कि जैसे बोले डाइलेक्ट्रिक या कांस्टेंट या कुछ परमिटिविटी ने, एक पिक्चर दिमाग में बन जाए कि हो क्या रहा है, और वो बन गया तो जाके हमारे लिए फायदा करेगा। ठीक है, तो मैं लिखूँ क्या, फोर्स घट गया। रियल रीजन जो है मैं यहाँ लिख ही देता हूँ बच्चों, क्या है रियल रीजन ऑफ डिक्रीज ऑफ फोर्स, डिक्रीज ऑफ फोर्स। ये क्या है, तो ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये हो गया रियल रीजन। लेकिन हम लोग यहाँ पर फीलिंग जनरेट करते हैं, तो होता देखो क्या है बच्चों, ये वाला पढ़ता हूँ कि क्या है, लेकिन पहले देखते हैं। ठीक है, जैसे ही मीडियम के अंदर गया, अब हम देखते हैं कि भाई ये दोनों जो है ना चार्जेस, फोर्स जो लगा रहा था पहले वैक्यूम में, क्या लगा रहा था जरा फोर्स के अंदर घुस करके समझते हैं। और जैसे ही पानी में गया तो उस फोर्स को लगाने पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि कोई मैग्नेट के साथ हम लोग, उदाहरण बचपन में जरूर एक्सपेरिमेंट ये सब किए, कोई मैग्नेट ले लेते हैं, मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एक और मैग्नेट ले लिए, ये भी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये सब फील किया हुआ है। क्या है, एक नॉर्थ पोल जैसे मैग्नेट यहां पर है, दूसरा मैग्नेट बच्चों मान लो कि इतना बड़ा मैग्नेट है, इधर लेकर के आप चलते रहते हो, ऐसे घसकाते रहते हो, तो देखते हो कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन एक ऐसा जगह है हवा में ही, जैसे नजदीक लाते जाते हैं ना, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमें अगर नॉर्थ सेम सामने आ गया तो हमें रिपल्सन महसूस होता है, और तब पता चलता है कि अरे यार इसके कारण जो है हमको धक्का लगना चालू हुआ। सवाल है कि भाई यहां पर क्या है ऐसा जो है इसको नॉर्थ धक्का दे रहा है, यहां तो कुछ है ही नहीं। कोई आदमी रहता था, मार देता ना तो बोलता चोट लग गया, यहां आदमी का हाथ तो है नहीं, तो फिर चोट लगा कैसे, धक्का लगा कैसे, तो कुछ ना कुछ तो है। होता क्या है, हर मैग्नेट, जैसे ये नॉर्थ पोल है ना, यहां पर बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं ना सब लोग, तो ये समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इमेजिनरी लाइंस होता है, सब हम लोग डिटेल में आगे मैग्नेट चैप्टर में और इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है। तो इसका भी फील्ड लाइंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी नॉर्थ पोल ऐसे है। होता क्या है, जैसे ही नजदीक लाते हैं ना तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली दोनों में क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है। और अगर सेम नेचर का है, जैसे नॉर्थ पोल मारता है एक दूसरे को धक्का और हमें रिपल्सन महसूस होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर साउथ पोल इधर आ जाए तो ऑपोजिट नेचर का है, तो फील्ड लाइन से इंटरेक्ट किया, ऑपोजिट नेचर है तो दोनों को मतलब अट्रैक्ट करेगा। और देखते हैं कि जैसे दूसरा मैग्नेट लाते ऑपोजिट नेचर का, छोड़ोगे ना सड़क से सट जाता है। तो ये है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। जैसे मैग्नेट के साथ है ये कारनामा, जो फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करता है, उसी तरह से हमारे चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन गौर करो, जैसे कोई एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो वो जो फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ यानी ताकत ना एकदम पोल्स के नजदीक देखोगे सबसे ज्यादा है। जैसे ही थोड़ा दूर लेके जाते हैं तो भाई हमें कहां धक्का लग रहा है, ये फील्ड लाइंस का जो है ना, समझो कि प्रेजेंट तो है, फैला हुआ तो है स्पेस में, पूरा खाली जगह में, लेकिन उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे ओवर ए डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होते जाता है, जिसकी वजह से बहुत दूर पर हमें वो अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से सिमिलर वे में क्या है कि हमारे पास लेट कोई चार्ज अगर है, तो मान लो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके बगल में बच्चों क्या होता है, फील्ड लाइंस होता है। क्या होता है, फील्ड लाइंस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर के हाथ में लेकर के तो घूम नहीं सकते तो ये तो समझ में आएगा नहीं, तो हम इधर से समझ लेते हैं क्योंकि ये घूम सकते हैं मैग्नेट लेके हाथ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो चलिए देख तो बताते हैं कि क्या। ठीक है, जैसे ये है, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, प्लस चार्ज है ना, तो इससे फील्ड लाइंस जो है बाहर निकलता है, माइनस चार्ज लेते हैं तो फील्ड लाइंस समझो अंदर आता है। तो वो तो बाद की बात है, अभी आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। ठीक है, देखो क्या है, लेट प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जब वैक्यूम में रखा हुआ है तो क्या होता है, ये दोनों फील्ड लाइंस ऐसे इंटरेक्ट किया, प्लस प्लस नेचर का है, ये इसको धक्का मारा कुछ से, ये इसको धक्का मारा कुछ से, लेट इट भी क्या है, F वैक्यूम। यहां भी क्या बोल दिए, F वैक्यूम, लगाया धक्का।
ठीक है, जैसे ही भाई हम कोई मीडियम में गए, पानी में चले गए, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तो बच्चों अब अंदर घुस करके समझते हैं। देखो, जैसे मैं आपको बोलूं कि खाली रोड पर जो है ना आप दौड़ो, तो आप जितना ताकत लगा करके दौड़ना चाहते हो आप आसानी से दौड़ गए खाली रोड पर। लेकिन अब बोलता हूं एक मीडियम में चले जाओ, पानी में, समुंदर में, और आप जरूर ट्राई किए होगे जिंदगी में कभी न कभी, चाहे नदी में, चाहे स्विमिंग पूल में, और चाहे समुद्र में, जब दौड़ने का कोशिश करते हैं तो यार दौड़ ही नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे पानी जो है ना हम लोग का पैर को जाम कर दिया हो। हम ताकत तो लगाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ताकत को ही ऐसे लगता है जैसे पानी एब्जॉर्ब कर लिया हो ताकत, और हम खूब ताकत लगाना चाहते हैं, तुरंत थक जाते हैं थोड़ा ही दूर दौड़ करके। लेकिन वो चीज़ रोड पर नहीं होता है, खाली रोड पर बहुत दूर दौड़ जाते हैं, लेकिन रोड पर भी हम थकते हैं। यानी दोनों को हम कंपेयर करें तो कैसे समझ सकते कि खाली रोड पर जो है ना एक ऐसा मीडियम है, खाली रोड वैक्यूम जैसा ट्रीट करो, खाली है पूरा, कि ओपोज तो करता है हमको, थकते तो हैं रोड पर, लेकिन भैया बहुत मिनिमम ओपोजिशन वो करता है मीडियम। लेकिन जैसे पानी में जाते हैं ना, वो खतरनाक तरीके से हमको मतलब ओपोज करता है, जिसके वजह से हम दौड़ ही नहीं पाते पानी के अंदर, मेरा ताकत खत्म हो जाता है। तो मेरा ताकत गेट्स हाईली रेड्यूस्ड जब हम लोग चलते हैं किधर, पानी में। कौन रेड्यूस किया? पानी, यानी इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक, अब दो वर्ड में यूज करता हूं बच्चों। जब हम खाली रोड से पानी में गए तो पानी किया क्या? ज्यादा ओपोज किया हमको। ठीक है, दूसरा चीज बोल सकते हैं क्या? ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया मेरे ऊपर कि भाई तुम्हारा ताकत पर हम रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, अब तुम ज्यादा दौड़ नहीं सकते हो। यानी कह सकते हैं मीडियम एक तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ओपोजिशन लगाता है। और तीसरा वर्ड यूज करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट पांचों पार्ट्स में हम यूज करेंगे, वो है एब्जॉर्प्शन। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं बच्चों, ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए आपके है, तुरंत चीजें समझ में आए। कह सकते हैं कि भाई हवा में जब हम चल रहे थे ना खाली रोड पर, तो मेरा ताकत को कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, पूरा ताकत हम लगा रहे थे। कुछ कर रहा होगा लेकिन मिनिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा था, पूरा ताकत लगा के दौड़ रहे थे। जैसे ही पानी में जाते हैं ना, क्या किया यार, वो मेरा ताकत को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ताकत क्या कर लिया? पानी एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके वजह से थोड़ा ताकत मेरे पास बचता है, हम थोड़ा दूर दौड़ पाते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ माय ताकत। यहां पर आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो बच्चों? मान लो कि भाई इसका फील्ड लाइंस, इसका फील्ड लाइंस जो है ना, मान लो वैक्यूम क्या करता है, ये भी एब्जॉर्ब किया फील्ड लाइंस। एक फील्ड लाइंस को मान लो क्या कर लिया, जैसे 100 इंटरेक्ट हो रहा हो, ठीक है, क्या करो, 100 इंटरेक्ट हो रहा हो, उसमें से एक खींच लिया, तो अब 99 ही इंटरेक्ट कर रहा है, तो जितना फोर्स लगाना है वो लगा दिया, लेट इट बी 10 न्यूटन। लेकिन जैसे पानी में गए ना, तो 100 फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रहा था। पानी क्या करता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, 80 फील्ड लाइंस को क्या कर लिया, समझो एब्जॉर्ब कर लिया। यार 80 फील्ड लाइंस को जब पानी ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो बेचारा ये ताकत कितना, अब नहीं लग रहा है 20-20 ही इंटरेक्ट कर पाएगा, तो फोर्स जो लगाएगा तो 20-20 के कारण लगेगा, फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जैसा ही हम किसी मीडियम में जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। सबसे मिनिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस होता है किसमें, वैक्यूम में, सबसे मिनिमम एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा ताकत लगा पाता है। ठीक, तो हम क्या क्या बोले अब यहां पर, वैक्यूम में देखो एक वर्ड का बच्चों में यूज करूं तो मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस। अगर मिनिमम रेस्ट्रिक्शन है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम एब्जॉर्प्शन, मिनिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या है, फील्ड लाइंस। ठीक है, सच्चाई जो रीजन है वो रीजन बच्चों वो है जो एक्चुअली ये होता है। ठीक है, तो कभी लिखने के लिए अगर आए कि भाई क्यों घटा, तो ये है। ठीक, लेकिन हम लोग ऐसे समझेंगे कि भाई सबसे मिनिमम एब्जॉर्ब ये करता है, इसलिए इंटरेक्ट करके जो भी लगाया। लेकिन इसमें जैसा ही हम इसके कंपैरिजन में पानी में गए तो भैया क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन इंक्रीजेस। मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो भी हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। रेस्ट्रिक्शन अगर इंक्रीज कर जाने का मतलब क्या हो गया कि भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस, बोलो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जैसा ही एब्जॉर्प्शन फील्ड लाइंस ही एब्जॉर्ब कर लिया भैया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें सब चीज पता चलता है। अब जिसको बोल रहे हैं ना बच्चों रेस्ट्रिक्शन, जिसको बोल रहे हैं ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस, तो बार बार इतना अंग्रेजी कौन लिखेगा, तो इसके जगह पर
हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस को एक नया सिंबल से डिनोट कर देते हैं और उसको लिख देते हैं एप्सिलॉन। तो जैसे ही बोलूंगा एप्सिलॉन, ओ फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब कर लिया। अब बोलूंगा एप्सिलॉन है 5, एप्सिलॉन है 10, तो कैसे समझेंगे, ओ यानी इस मीडियम में गया ना तो 10 फील्ड लाइंस उसका मीडियम एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तो भैया कम ही जो है फील्ड लाइन से इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो कम धक्का लगा रहा होगा, यानी अब पिक्चर दिमाग में बना। अब बोलता हूं एप्सिलॉन नॉट, आपको समझ में आ रहा होगा, ओह अच्छा ज्यादा खींच लिया, 50 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कहता है 50, अरे यार 50 फील्ड लाइंस उसका खींच लिया, वो मीडियम खतरनाक है, बहुत कम फोर्स लगेगा। देखिए एक पिक्चर बन रहा है दिमाग में और यही चीज हमारे काम का हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, एप्सिलॉन। हर मीडियम का अपना अपना अलग अलग एप्सिलॉन होगा। ये पानी है, शहद के अंदर पूरा चार्ज को डुबा दिए तो वो अलग तरह से फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो भाई ये फोर्सेस क्या होगा बच्चों, कम लगेगा। यानी हम यहां से क्या कह सकते हैं, मेरे पास एक रिजल्ट के तौर पे आ रहा है क्या, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं ना, पढ़ ही रहे तो बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा खराब क्यों पढ़ें कि अच्छा चलो थोड़ा सा खराब है पढ़ लेते हैं, क्यों। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेस्ट्रिक्शंस बाय द मीडियम। जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन मीडियम लगाएगा, ओपोज करेगा भैया, उतना ही फोर्स घट जाएगा। या इसको क्या कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को दूसरा नाम कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ फील्ड लाइंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस बाय द मीडियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस बाय द मीडियम। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गया तो पता है कि फोर्स घट जाएगा, यानी दोनों में इन्वर्स रिलेशन। अब बार बार इतना अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तो उसके जगह पर एक शॉर्टकट, एक लेटर बना दिए, नाम दे दिए एप्सिलॉन, तो ये हो गया। देखो अब पता चल जाता है कि भाई कूलम को जो है ना जरूर फॉर्मूला के अंदर ये इसके लिए एक कोई लेटर का यूज़ करना था तो उन्होंने इसका यूज़ किया। अब मीनिंग हमारे पास क्लियर है। हेंस कोई दो चार्ज अगर रहता है किसी मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर, तो पता है कि भाई 1/4 पाई आपको एक जो है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके आधार पर फोर्स निर्भर करता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है ये। अच्छा अब हम लोग बोलते हैं कि जैसे बच्चों अगर मैं बोलूं वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए बोले और एक बोलता हूं किसके लिए, मान लो कि कोई मीडियम या पानी के लिए, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन को जो है ना रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं और यहां एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं। तो जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए इसको हम सिंबल डिनोट करते हैं कितना, एप्सिलॉन नॉट, जो कि वैल्यू होता है कितना 8.854 इंटू 10⁻⁻²। यानी कि समझो इतना एब्जॉर्ब, जैसे बोले ना एप्सिलॉन 5 है 10 है, अच्छा 10 फील्ड लाइन एब्जॉर्ब कर लिया वो। तो वैक्यूम के लिए ये होता है, और ये जो होता है क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस बाय वैक्यूम, ये सबसे मिनिमम होता है। अगर सबसे मिनिमम ये है तो जो फोर्स लगता है उसको आप F0 बोल सकते हो, मैं बोल देता हूँ F वैक्यूम। ये क्या होगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो तब लगेगा जब चार्जेस कहाँ पर प्लेस्ड हो, वैक्यूम में। जैसा ही कोई मीडियम में गए, होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट लिखें कैसे पता है, एप्सिलॉन ऑफ वाटर से। जिस भी मीडियम में जाओ, शहद में चले जाओ तो है एप्सिलॉन शहद लिख देंगे। ये होता कितना है अभी बताता हूँ। जैसे ये 8.854 इंटू 10⁻12 है ना, वो कितना होता है बच्चों पता है, 81 टाइम्स होता है। ये 81 टाइम्स होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यानी समझ में आ रहा होगा, ये इतना फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब किया, ये 81 एब्जॉर्ब कर लिया। भाई एब्जॉर्ब कर लिया तो अब ताकत कितना लगाएगा, बहुत कम, तो ड्रास्टिकली घट जाता है। तो ये क्या हो गया इन दोनों के कंपैरिजन में, ये हो गया मैक्सिमम, मतलब बढ़ गया। इन दोनों के कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैक्सिमम। फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स बोल देंगे फोर्स इन वाटर। ये क्या हो गया, दिस बिकम्स मिनिमम। सर आपको कैसे पता चला कि 81 ही हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल ना डाटा दिया हुआ रहता है टेबुलर फॉर्मेट में, या कभी सवाल के अंदर आया तो आपको दिया हुआ रहेगा कि पानी जो है 81 टाइम्स एब्जॉर्ब करता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा इसका पूरा मीनिंग हुआ बच्चों। चलिए अब चलते हैं, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के से, और रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर से। छोटा के जो है ना इस चैप्टर में बताए थे बच्चों, छोटा के और कैपिटल के में मीनिंग है, यह है कूलम्स कांस्टेंट और यह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, 9 इंटू 10⁻9 जिसका वैल्यू था ये।
तो कैपिटल के स्मॉल के का अलग अलग मीनिंग है, देखते हैं क्या है ये। लेट दो चार्ज अभी कहाँ रखा हुआ हो, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम में, तो कितना फोर्स लगाएगा, जब किसी मीडियम में ले जाकर रख देते तब कितना फोर्स लगाएगा, दोनों का फॉर्मूला अब समझ में आता है। देखो लिखे, जैसे वैक्यूम में गए हैं तो जो फोर्सेस लगा रहा है 1/4 पाई, फोर्सेस में कितना फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब करता है, तो अब पता है एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जैसा ही कोई मीडियम में ले जाकर रख दिए बहुत खतरनाक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फोर्स गया घट, इसको लिखते हैं F मीडियम, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन बोल दो, कोई भी मीडियम के लिए तो एप्सिलॉन, पानी आ जाएगा तो एप्सिलॉन वाटर ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिवाइड करते हैं बच्चों 1/2, डिवाइड करते हैं 1/2। अच्छा, परमिटिविटी का जो है हम लोग सब चीज़ पढ़ें, जरा डेफिनेशन एक बार मैं जो है ना अब जरा एक बार रीड कर देता हूँ बच्चों कि क्या है, क्योंकि अब समझ में आ चुका व्हाट इज परमिटिविटी। इसका मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। यानी जो एप्सिलॉन हम लोग परमिटिविटी जो पढ़े, देखने से नहीं लग रहा यही एक ऐसा चीज़ है एप्सिलॉन जो बतलाता है कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया चार्जेस के ऊपर कि अब तुम कितना फोर्स लगा सकते हो, मैं बताऊँगा, उसका फील्ड लाइंस को ही अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यानी क्या, वो परमिशन एक्चुअली हमको दे रहा है कि तुम दोनों जो है ना इंटरेक्ट करके कितना फोर्सेस लगा सकते हो, इसीलिए उसका नाम पड़ गया परमिशन से परमिटिविटी। ठीक है, ये जरूरी था कि क्या है। चलो इधर आते हैं जरा, देखो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करे तो होगा क्या, तो बोले कि भाई फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर भागा ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, बोलो सर क्या कर रहे हो, मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रहा हूँ बच्चों कि होता क्या है। ठीक है, एक वैक्यूम में और मीडियम में रखे तो क्या क्या, यहाँ पर देखो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर चला गया, 4 पाई नीचे नीचे चला गया, ये एप्सिलॉन है सबसे नीचे चला जाएगा, किधर, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ, ये आ गया नीचे, देख लो। यानी मेरे पास आया है एक डाटा, वो है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, जो हुआ वो हो गया एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कुछ रेशियो हमारे पास आ गया, रेशियो ऑफ क्या है, कितना परमिशन देगा, यानी कितना एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस करेगा मीडियम में और कितना एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस करेगा वैक्यूम में। एक बात बता देता हूं, देखो परमिटिविटी है, लेकिन ये पांचों पार्ट्स में ना, चाहे कैपेसिटेंस पढ़ रहे हो, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं हो, डाइलेक्ट्रिक ऐसे कुछ लगा दिया, ठीक, मतलब एप्सिलॉन लगा दिया, तो आप ना समझने के लिए सिर्फ ये बोलना एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड लाइंस कितना खींच लिया, धड़ाक से समझ में आ जाएगा कि जो है ना आपको रटंती विद्या नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रटते हैं बहुत सारा चीज़ ना, मैं भी खूब रटा हूँ जिंदगी में, इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस व्हेन इट इज, अरे भाई बस 12 बजे तक याद रहता है, जब परीक्षा होता है 9 से 12 हो रहा तो 12 बजे तक याद रहता है, बाकी खत्म उसके बाद। लेकिन ऐसे जो है ना परमानेंट याद रहेगा कि कोई चीज़ अगर खींच लिया तो अब क्या होगा, तो रटंती विद्या नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों जो ये रेशियो आया परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को बोला जाता है, यह है रिलेटिव परमिटिविटी। आर क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को दूसरा सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, या आप इसको बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों का मीनिंग क्या है पता है, सेम, बस समझो कि एक स्कूल का नाम है, एक घर का नाम है, ठीक है, बाकी सेम चीज है। अब यहां से अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चों अगर हमको मान लो कि डिफाइन करना हो थोड़ा देर के लिए, बाकी फिर इसके अंदर चलता हूं कि सिर्फ डिफाइन करने बोले व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो क्या बोल देंगे, एक डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा क्या बोलेंगे, फोर्सेस के टर्म्स में, दो चार्जेस रखा हुआ है एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम, और मतलब रेशियो है, रेशियो ऑफ द फोर्सेस है कि जब दो चार्जेस आर डिस्टेंस पर रखा हो वैक्यूम में और वही दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर रख दे किसी मीडियम में, तो क्या फोर्स लगा रहा है, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ठीक है भैया, ये तो अंग्रेजी हो गया डेफिनेशन के लिए, डेफिनेशन के लिए।
अभी अंदर घुस करके समझते हैं कि भाई तुम रेशियो हो तो क्या बतलाते हो, ठीक है। पहला फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने देखा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एप्सिलॉन आर और इसको क्या बोलते हैं के, यानी भाई रेशियो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। सवाल है कि भाई ये डिवाइड करने से ना, ये तो हमको पता ही था, ये भी हमको पता चल गया, तो इसको डिवाइड करके फिर एक नया टर्म फिजिक्स के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने क्यों लाया और ला दिया, तो उसका क्या फायदा है देखते हैं। फायदा ये होता है, इसको नोट डाउन कर लो, फायदा ये होता है, एग्जाम्पल से मैं बतलाता हूँ, पूरा फिजिक्स जो है ना प्रैक्टिकल से ही चलता है। जैसे बच्चों मैं बोलूँ 3 लड़का है, ठीक है, और डायरेक्ट एक सवाल आ जाए, भाई तीनों में पढ़ने में कौन तेज है, तो आप क्या बोलोगे, हमको क्या पता कि पढ़ने में कौन तेज है, तो कैसे पता करें। बोलते अच्छा रुको, तीनों क्लास 12th का स्टूडेंट हो, ठीक है, ऐसा करते तीनों को एक एग्जाम ले लेते हैं फिजिक्स का, चलो एग्जाम ले लिए, तो एग्जाम ले लेंगे, उसमें जो मार्क्स जैसा ही आएगा सबका तीनों का, उसी से देख करके हम बता देंगे कि कौन पढ़ने में ज़्यादा तेज है और कौन कमज़ोर है, कौन पूरे कमज़ोर है, यानी कि कौन तेज है कौन कमज़ोर है। एक्चुअली ये रिलेटिव टर्म होता है, वर्ड पर गौर करिएगा, क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है कि इसके कंपेरिजन में ये क्या ये क्या, ठीक। जैसे 3 लड़का हम ले लिए ए बी सी, ठीक है, तीनों में कौन पढ़ने में तेज है, तो क्या करते हैं भाई परीक्षा ले लो, तो परीक्षा लेंगे तो भाई नीचे क्या आना चाहिए, पहले लेट 100 नंबर का परीक्षा ले रहे तो 100 नंबर नीचे हो गया। यानी कि देखो जब भी कभी रिलेटिवली बताना होता है कि कौन तेज कौन कमजोर कुछ भी, तो नीचे जो है ना कांस्टेंट हो गया, तो उसका एक फिजिक्स में क्या छोड़ो पूरा दुनिया में मतलब होता है, ठीक है, हो गया। अब हम जैसे एग्जाम लिए ना, तो पहला लड़का लाया 99 नंबर, दूसरा लड़का लाया 25 नंबर, मान लो तीसरा लड़का लाया 2 नंबर, तो गारंटेड वो घर में मार खाएगा इतना नंबर लाएगा तो भाई 2 ही नंबर लाया, ठीक है। अब सोचो बच्चों, ये जो नंबर इस तरह से हम लोग लिखते हैं 25/100 2/100 इस तरह से, क्या इसका मीनिंग दुनिया में है या नहीं है। अकेला 100 का भी मीनिंग होता है कि 100 नंबर का परीक्षा होता है, अकेला 2 नंबर का भी एक मीनिंग कि मैं लाया कितना, लेकिन 2/100 लिखते हैं ना, इसका एक्चुअली रियल मीनिंग ये पता चलता है कि 100 नंबर का पेपर में मेरा 2 नंबर आया तो जाके हम घर में मार खाते हैं ना, और 99 आया तो पूरा दुनिया ताली बजाता है, तो तेज और कमजोर हो गया। यानी रेशियो का मार्क्स बटे मार्क्स रेशियो है, इसका कुछ मतलब होता है, ठीक। इसको जब काट छाट किए तो सॉल्व करने के बाद देखो क्या आ जाएगा 0.99, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा 0.25, इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 0.02। यानी कि जो सॉल्व होने के बाद जो ये नंबर्स आया है, क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ 2 मार्क्स, दिस इज टोटल मार्क्स, दिस इज मार्क्स मेरा जो आया। ये क्या है भाई, नीचे 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 100 कांस्टेंट। बच्चों इसी को बोल रहे हैं पता है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कह रहे हैं पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे कैसे बोलोगे, तो ये पहला लड़का का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये दूसरा लड़का का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये तीसरा लड़का का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यह रिलेटिव है, ये क्या है, ये रिलेटिव है, रिलेटिव किसका किसका का, पहला लड़का का, दूसरा लड़का का और तीसरा लड़का का। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया गया कि रिलेटिव तीनों में पढ़ने में कौन तेज है, डायरेक्ट हम इसी को देख करके बता देंगे 0.99 0.002 ये घर में मार खाएगा, इसका पूरा दुनिया ताली बजाएगा, देख रहे हो, ठीक। तो ये इसका मतलब अब समझ में आता है। यानी किसी का बोल दिया जाए ना, इसका जो है ना पता है कितना 0.01 है, मार खाएगा कि ताली बजाएगा, मार खाएगा पता है कमजोर है। तो हालांकि कमजोर और तेज कोई होता नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है, किसी को हम अच्छा बोलते हैं किसी को खराब बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमको पता है। जैसे मान लो बोले ये लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हमको पता है खराब कैसा होता है। मान लो दुनिया में सब मर जाए, एक ही बच्चा बस जो है ना जिंदा हो, एक ही आदमी जिंदा हो और उसको परीक्षा लिया जाए, वो 2 नंबर लाए, वो तेज है कि कमजोर है, भैया वही आइंस्टीन हो गया ना, कोई है ही नहीं कंपैरिजन करने के लिए। तो कमजोर और तेज का डेफिनेशन खत्म हो जाएगा जब जिंदगी में मतलब पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी हो तो जिंदा, ठीक। तो रिलेटिव टर्म है बच्चों, इसीलिए अब इसका सिग्निफिकेंस समझ में आता होगा। अब ये आपको समझाने के लिए बताएं, इसलिए ये जो रेशियो आया है ना 100 में कम ही है, कम आया है। लेकिन ये जो रिलेटिव परमिटिविटी या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये सबसे मिनिमम होता है। ये किसके लिए, वैक्यूम के लिए सबसे मिनिमम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन कोई दूसरा मीडियम में अगर जाएंगे ना, पानी में चले गए, शीशा में चले गए, भैया बहुत खतरनाक तरीके से एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो नंबर्स आया है दिस इज लेस देन 1, ये आपको समझाने के लिए बताएं।
और ये जो नंबर होता है बच्चों, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों? क्योंकि एप्सिलन जो है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है क्या, एप्सिलन नॉट। तो देखो यहाँ से एप्सिलन बटे एप्सिलन नॉट करोगे, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। यानी कि रिलेटिव किसी भी चीज़ का देखे तो वो ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है ये। और k इक्वल टू अगर 1 बोल दिए तो इसका क्या मतलब है, तो ये है फॉर वैक्यूम। क्या इसका मतलब है, देखो हर चीज का मीनिंग समझते हैं। जैसे 100 नंबर का परीक्षा लिए एक लड़का का 100 भी तो आ सकता है, 100 बटे 100 है, पूरे भयानक तेज है वो, तो ये 1 हो जाएगा। तो भाई देखो ये है सबसे मिनिमम किसके लिए, वैक्यूम के लिए। ठीक है, और हम वैक्यूम ही ले लेते हैं, तो भाई वैक्यूम ही ले लेंगे तो उसका फिर से कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। तो यानी एक फील्ड लाइंस ये एब्जॉर्ब करता था, फिर से वैक्यूम ही ले लिया तो वो एक ही एब्जॉर्ब करेगा, तो 1 बटे 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, बाकी के लिए ग्रेटर देन 1। यानी कि 3 मीडियम अगर ले बच्चों, मान लो कि हम ना वैक्यूम ही ले लेते हैं। ठीक, वैक्यूम के बाद कोई ले लो, मान लो कि शीशा ले लेते हैं, या ना एक होता है जैसे माइका, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, माइका होता है, एक ग्लास ले लिए, ठीक, एक पानी ले लिए, अलग अलग। ठीक, देखो ये चारों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो होता क्या है, अच्छा कंपैरिजन करना है तो एक काम करो, परीक्षा लो, सबका परीक्षा लो। ठीक, तो भाई सबसे मिनिमम क्या, परीक्षा जैसे लेने का मतलब क्या, नीचे एक नंबर ऐसा ले लो जो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट होता है किसके लिए, वैक्यूम के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कर लिए सबके लिए। ठीक, सबके लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब वैक्यूम के लिए क्या होता है, कितना एब्जॉर्ब करता है, इतना ही एब्जॉर्ब करता है। माइका कितना एब्जॉर्ब करता है बच्चों, तो पता है कितना एब्जॉर्ब करता है, इसका सबका एक वैल्यू डिफाइंड है सब, ये 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अगर बोलोगे अभी फिलहाल तो ये क्या है, एप्सिलॉन माइका। ठीक, ये क्या है, एप्सिलॉन ग्लास, ये क्या है, एप्सिलॉन वाटर। तक काट छाट करने के बाद कुछ तो आएगा। ये होता कितना है, 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एब्जॉर्ब करता है। ये शीशा का जो होता है 5 से 10 के बीच में वैल्यू होता है। तो लेट हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स जो है एब्जॉर्ब किया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, पानी कितना एब्जॉर्ब करता है, तो 81 टाइम्स एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू ये। तो उससे पता चलता है कौन लड़का कितना पढ़ने में तेज है, या कौन मीडियम कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ये कट छट करके 1 आ गया, ये कट छट करके 6 आ गया, देखो ये कट छट करके 8 आ गया, ये कट छट करके 81 आ गया। इसी को हम लोग बोल देते हैं के, क्या बोल देते हैं, के क्या बोल देते हैं बच्चों, इसी को के बोलो, या रिलेटिव परमिटिविटी ऐसा। तो समझ में आ गया कि पानी का जो है क्या है, 81। ओहो, वैक्यूम एक करेगा ना एब्जॉर्ब, तो 81 टाइम्स ज़्यादा करेगा। तो यार सबसे खतरनाक फोर्स जो है कम हो जाएगा उसमें, और सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर रहेगा। तो उम्मीद है कि मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, कि दो कोई चार्जेस रखा हुआ हो, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम, और वही दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस अपार्ट अगर रख दिए किसी मीडियम में, तो उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये या फिर ये। ठीक ठाक है, चलेगा गाड़ी बिल्कुल चलेगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस to the force between the same two charges when they are placed at same distance apart in a given medium। गारंटीड, किसी को बैठा करके बच्चों पढ़ाना चालू कर देना है एकदम, है ना, बैठो सुनो हम क्या बता रहे हैं। नोट, वैल्यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सम मीडियम का देखो क्या है, वैक्यूम या फ्री स्पेस का ना k का वैल्यू 1 होता है, और एयर के लिए k का वैल्यू होता है 1.00546, जिसको कि नियरली इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1। हेंस ये दोनों को देखो बच्चों, और देखो k क्या होता है, 1 ही होता है। अब k का मीनिंग डायरेक्ट क्या समझेंगे, थोड़ा देर पहले बोले थे पिक्चर नहीं बना था ना, मैं फिर से बोलता हूं, देखो अभी पहले समझा करके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, डायरेक्ट कोई बोलेगा जैसे टी शर्ट, पिक्चर बना दिमाग में, कॉलर माइक, अच्छा, चश्मा, अच्छा, पंखा, अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भाई। तो जैसे ही बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू 81, ओहो 81 टाइम्स 80, डायरेक्ट कैसे समझेंगे, 81 फील्ड लाइंस खींच लिया। k इक्वल टू 5 को फील्ड लाइन खींच लेता है भाई मीडियम, एकदम ऐसे तुरंत समझना। ठीक, 1.0054, ओ इतना खींच लेता है। अच्छा, 5 से 10 ग्लास शीशा खींच लेगा।
माइका 6 खींच लेगा फील्ड लाइंस रखोगे तो, ठीक है। सबसे कम कौन खींचा? वैक्यूम में। तो कम खींचेगा तो ज़्यादा फोर्स लगा, बड़ा बढ़िया। पानी 81 खींच लेता है। मेटल्स का बच्चों इनफाइनाइट होता है, समझेंगे कि क्या है सीधा, ठीक है, आगे चल कर करके। सबसे खतरनाक किसका है? मेटल्स। पूरा मेटल अगर भर दिया जाए दो चार्जेस के बीच में तो भैया खतरनाक तरीके से पूरे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे होगा क्या, ठीक, तो आगे की बात है, अभी आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देखते बच्चों, देखो सिंपल पेंडुलम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिंपल पेंडुलम मतलब क्या कि बस एक स्ट्रिंग से एक बॉब है जिसका मास m है, वो लटका हुआ है। पेंडुलम तो यही होता है कि मास को हल्का स्लाइटली घसकाएं तो दाएं बाएं करने लगा, टाइम पीरियड ऑफ ऐसे। बस एक क्या है, सीलिंग से अटैच L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, एक बॉब है हमारे पास जिसका मास m है, चार्ज है छोटा q, और जिस जगह से वो हैंग्ड है ना उस जगह पर पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। हमसे बोलता है क्या? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें और एक्सटेंशन होना चाहिए सवाल। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये चीज ऐड कर लेना बच्चों, चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। चार्जेस कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों चार्जेस कोई भी मूव नहीं कर रहा है, ना इधर ना इधर कहीं। तो बताओ कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करें, बोले हम लोग को पता है कि मास अगर m है तो इस बॉब पर एक फोर्स लगेगा mg, किधर? नीचे। अब ये चार्ज q है, ये q है, तो पता है कि सेम नेचर का है, प्लस प्लस तो मारेगा। देखो ये इसको है ना, इस किसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे थे, ये इसको धक्का मारेगा किधर? नीचे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड होता है टेंशन, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो हो जाएगा कितना? T0। ये T0 जो है ना टेंशन है, ठीक है। और टाइम पीरियड जब आएगा ना तो उसको T से डिनोट करेंगे। तो ये सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे, तो इक्वल कर दो। तो T0 इक्वल टू हो जाएगा कितना? Fe प्लस mg, जहाँ की Fe जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस, प्लस कितना हो जाएगा? mg। तो ये हो गया मेरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत छोटा सा सवाल। चलिए, टू पेंडुलम्स अब है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। दो बॉब अब हमारे पास है, लेंथ दोनों का L है, मास है m1, चार्ज है q1, मास है m2, चार्ज है q2। लेट ये वर्टिकल से ना एंगल बना रहा है बच्चों θ1, ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है θ2। बोलो सर करना क्या चाह रहे हो? हम ना इसमें निकालना चाह रहे हैं कि भाई टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगा ना वो क्या होगा जब दो पेंडुलम आ गया, तो अलग अलग एंगल बना रहा है वर्टिकल से, ठीक है, अलग अलग मासेस, अलग अलग चार्जेस है, सब एक्सप्लेन करो, ठीक। इस एक्सप्लेनेशन पर सवाल आया हुआ एग्जामिनेशन में। तो हम क्या करें, बोले देखो ये चार्ज Q है, मतलब Q1 Q2, तो पता है इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दे, अभी वैक्यूम में रखा हुआ है, सब कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में, वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, ये इसको धक्का मारेगा कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स से, ये इसको कुछ धक्का मारेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, सेम हो गया। अच्छा देखते हैं कि मास अगर है तो भैया इसका एक m1g लगेगा नीचे की ओर, इसका m2g लगेगा नीचे की ओर। अच्छा रस्सी ऐसे है तो भैया टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर कुछ होगा, लेट इट बी T1। इसका टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है इधर है, लेट इट बी T2। अभी T0 सब नहीं यूज़ करो, T1 T2 टेंशन है, समझ लीजिए। तो क्या करें, अगर हम ऐसे देखें, सिंस चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम बच्चों, चार्जेस क्या है? इक्विलिब्रियम, कोई मूव वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये है θ1, तो ये भी कितना हो जाएगा? θ1। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, जिधर सटा हुआ है उधर कॉस, तो इस साइड आ गया T1 cos θ1, इस साइड आ जाएगा कितना? T1 sin θ1, ठीक। उसी तरह से अगर ऐसे करें, ये θ2 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? देखो θ2 है ना, वर्टिकल से इधर कंपोनेंट है सटा हुआ, तो T2 cos θ2, इस साइड हो जाएगा T2 sin θ2। तो हम क्या करते हैं, सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो जितना इधर उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, सब तरफ बैलेंस। तो अगर बैलेंस्ड है तो क्या होगा, तो हम इसके लिए लिखते हैं, ठीक है। देखो T1 sin θ1 जो होगा वो Fe के बराबर हो गया, और T1 cos θ1 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? m1g के बराबर हो गया। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड कर दो 1/2, क्या हो जाएगा? देखो जैसे डिवाइड करेंगे T1 गया,
तो साइन बटे कॉस ये बन जाएगा क्या, tan थीटा 1 चलेगा क्या, साइन बटे कॉस बच्चों थीटा 1 है ना, tan थीटा 1 ये आ रहा है FE डिवाइडेड बाई m1g, ये इधर ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा इसके लिए अगर लिखे तो सिमिलर बेसिस पर देखो T2 साइन थीटा 2 जो हो रहा है वो हो रहा है FE के बराबर, और इलेक्ट्रिक फोर्स देखो दोनों में सेम ही होगा, K Q1 Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कुछ भी मान लो, लेट इट भी R है यहाँ से यहाँ, तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो ये 2 न्यूटन तो वो भी 2 न्यूटन, तो FE तो सेम होने वाला है। फिर T2 cos थीटा 2 जो है वो m2g के बराबर, तो इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, तो 3 बटे अगर 4 करे तो देखो क्या होगा, डिवाइड करो, T2 गया, साइन बटे कॉस tan, तो यहाँ आ रहा है मेरे पास tan थीटा 2 जो हो जाएगा FE डिवाइडेड बाई m2g, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन मेरे पास आया। देखो कि गौर करके कि वर्टिकल से ये कितना एंगल बना रहा है थीटा 1, ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है थीटा 2, अलग अलग एंगल बना रहा है, अलग अलग मासेस है, अलग अलग चार्जेस है। हमें सीखना क्या होता है इन दोनों एक्सप्रेशन से कि कैसा टेढ़ा बन गया, कैसा टेढ़ बन गए तुम भाई, है ना। जरा सा सीधा बनने की कृपा करेंगे क्या आप? नहीं कृपा करेंगे, नहीं कृपा करेगा बच्चों, ठीक है, नहीं कृपा करेगा, कोई बात नहीं, लेट इट बी, ठीक। ये दोनों को अगर देखोगे तो देख लो FE दोनों में सेम, G भी सेम, सिर्फ M1 M2 अलग है, जिसके वजह से अलग अलग एंगल हो रहा है। और ये दोनों में रिलेशन कैसा है, इन्वर्स रिलेशन, यानी कि अगर इन दोनों एक्सप्रेशन में हम लोग बोले कि इफ अगर M1 और अगर M2 अगर बराबर हो जाए तब, तो ये M ये भी M, तो ये पूरा मतलब राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल, हैंस लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, यानी tan थीटा 1 विल बी इक्वल टू tan थीटा 2। तो tan थीटा 1 अगर tan थीटा 2 के बराबर हो गया तो बच्चों देखो tan हट जाएगा, तो थीटा 1 विल बिकम इक्वल टू थीटा 2, और ये मेरे लिए खतरनाक रिजल्ट हो जाता है। कोई भी किताब उठा के देखो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखो बच्चों, इस सवाल आया हुआ है। वर्टिकल से अगर 30 डिग्री इधर बन रहा है, वर्टिकल से इधर भी 30 डिग्री बन रहा है, का मतलब डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि वो दोनों मासेस क्या है, सेम। उलट करके बोलता हूं, अगर दोनों मासेस सेम है बॉब का 2 पेंडुलम में 50 ग्राम 50 ग्राम, अंडरस्टूड है कि वो दोनों एंगल क्या होगा, सेम। सवाल में सिर्फ एक एंगल दिया रहेगा 30 डिग्री, आपको डिफॉल्ट मान लेना पड़ेगा कि सेकंड वाला भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। एक रिजल्ट समझ में आया। अच्छा अगर M1 ग्रेटर हो जाए M2 से, मतलब M1 ग्रेटर हो जाए M2 से, तो क्या होगा, तो बोले यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट कैसा है, tan थीटा 1 जो है ना, मतलब tan थीटा क्या है, tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। गौर करके देखो, यानी जिसका मास ज्यादा उसका tan थीटा कम, और tan थीटा और थीटा में क्या रिलेशन होता है बच्चों, तो थीटा जैसा ही बढ़ता है ना तो tan थीटा भी क्या होता है, बढ़ता है। हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में, शुरुआती सब इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में ट्रिक वाइज सारा कुछ याद करा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बड़ी हेल्प करेगा। थीटा बढ़ता है तो tan भी क्या होता है, बढ़ता है उसका वैल्यू। तो अगर ये बढ़ा ये घटा, इसका मतलब थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, चाहे tan थीटा बोलो या थीटा बोलो, क्योंकि ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अगर मास बढ़ता है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यहाँ से एक रिजल्ट आया, अगर M1 ग्रेटर है तो इसका मतलब tan थीटा 1 क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है क्या, tan थीटा 1 विल बी लेस देन tan थीटा 2, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा 1 विल बी लेस देन थीटा 2। इनवर्स रिलेशन है, जो मास बड़ा उधर का एंगल छोटा। समझ में भी आता है, समझ में भी आता है। अगर M1 बड़ा, ये 50 kg का लोहा और यहाँ पर एक कलम टांग दिए हैं, ठीक है, 50 kg का लोहा, एक कलम, दोनों पर फोर्स लगेगा रिपल्सन वाला, तो नहीं लग रहा बच्चों, कलम पर और 50 kg का लोहा, और सेम न्यूटन से दोनों को धक्का लगे तो कलम तो फेंका जाएगा, लेकिन लोहा है इतना भारी कि थोड़ा सा घसका, तो पता चल रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा एंगल होगा, ये थोड़ा सा कम एंगल होगा, यानी ज़्यादा मास कम एंगल, ज़्यादा मास कम एंगल, इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा, बस उसका पलट दो कि अगर M2 ग्रेटर देन M1 हो गया तो tan थीटा 2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो M2 ग्रेटर तो उसका वाला जो एंगल है वो कम हो जाएगा।
यानी कि θ2 विल बी लेस देन θ1, जस्ट उसका उल्टा। तो यहां से ये सारे रिजल्ट्स आते हैं टू पेंडुलम पर बेस्ड। सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल। इक्विलिब्रियम में मास m है, देखो मास दोनों का m है, तो अंडरस्टूड है कि एंगल कितना होगा, थीटा थीटा, ठीक है, सेम एंगल। तो बोलता है कि इक्विलिब्रियम में ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो वर्टिकल से ये थीटा बनाता है, वर्टिकल से ये थीटा बनाता है। अच्छा, बोलता है नाउ बोथ द बॉल्स, मास m है बच्चों, चार्ज q है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है। नाउ बोथ द बॉल्स जो है आर इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ये पूरा सेटअप जो है अभी है कहां पर, वैक्यूम में। कहां है, वैक्यूम में। पूरा सेटअप को उठा करके डाल दिया गया लिक्विड में। कहां डाल दिया गया, लिक्विड, जिसका की डेंसिटी है रो। अच्छा, तो बोलता है क्या, एज ए रिजल्ट हुआ क्या, देयर इज नो चेंज इन एंगल थीटा। अच्छा, यानी ये थीटा थीटा था ना, तो किसी पानी में किसी लिक्विड में डाल दिए तो एंगल रिमेन सेम। बोलता है कि फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। जिस भी लिक्विड में डाले हो उसका डेंसिटी रो है, हमसे पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड बताओ कि क्या होगा। सिग्मा दे के रखा है कि डेंसिटी ऑफ द बॉब है, यानी जो सब्सटेंस है ना वो है क्या, सीधा एक चीज है बच्चों, दो चार्ज कुछ दूरी पर हवा में रखा हुआ है, कितना फोर्स लगाएगा हमें समझ में आता है। अच्छा, वही दोनों चार्जेस को उठा करके किसी पानी में डाल दिए, तो भैया आप सीधे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई मीडियम में डाले होंगे, ज़्यादा फील्ड लाइंस खींच लिया, अगर ज़्यादा फील्ड लाइंस खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो कम फोर्स लगेगा, यानी ये पूरा सब्सटेंस जब पानी के अंदर डूब गया फोर्स कम हो जाएगा। ठीक, तो ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स का है। तो पहले क्या बोलते हैं, देखो ज्वाइन करते हैं दोनों को। ये देखना, सिंस थीटा अगर सेम है इधर इधर, यानी ये दोनों डिस्टेंस क्या है बच्चों, सेम। लेट दोनों का डिस्टेंस अगर है मान लो यहाँ पर r, तो अंडरस्टूड है कि भाई इस साइड भी सिंस थीटा रिमेन सेम 30 डिग्री 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री में, तो टोटल 60 डिग्री के अंदर ही फैला हुआ है, तो भैया ये डिस्टेंस रिमेन्स क्या है, सेम। लेकिन अभी जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कितना, वैक्यूम में है तो वैक्यूम वाला फोर्स लगा, ठीक है। लेकिन जब लिक्विड में चल गया तो फोर्स अलग हो जाएगा, तो Fl लगने लगेगा, मतलब Fl नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं तो इसको Fm बोल देते हैं बच्चों की, लेट इट बी, क्या बोल दिए, Fm। ठीक है, अगर हम इसको जरा सा रिजॉल्व करें कुछ कुछ, तो पता है कि भाई यहाँ पर देखो एक चीज़ है बच्चों कि अलग अलग जब एंगल होता था ना θ1 θ2, तो हम इधर भी रिजॉल्व किए थे tan θ1 निकाले, हम इधर भी रिजॉल्व किए थे tan θ2 निकाले। लेकिन जब मासेस सेम होगा, एंगल सेम, तो फिर पता है दोनों जगह पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पर रिजॉल्व करो और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो एक ही जगह पर रिजॉल्व करेंगे। क्या होगा ये देखो जरा, mg नीचे लगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, T, इसको इधर रिजॉल्व कर दे, ये है थीटा तो ये है थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा देखो T cos थीटा, इस साइड कितना हो जाएगा T साइन ऑफ थीटा। ठीक है, लेकिन पता है कि कोई लिक्विड में डाल दिए है ना, तो अलग तरह का फोर्स वगैरह कुछ लगा तो रस्सी में खिंचाव जो है चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ T है ना तो उधर T डैश समझो कि हो गया। तो लेट बोलते हैं अगर यहाँ पर T1 है तो T1, तो उस साइड जब गए हैं तो देखो होगा क्या क्या, पानी में डुबाए फोर्स बदल गया, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग भी खिंचाव अलग हो जाएगा, क्यों अलग होगा, क्योंकि फोर्स अलग है। ठीक, देखना लेट जो है इधर टेंशन कितना हो गया T2 वर्टिकल ऐसे, ठीक है। मास है तो mg तो नीचे लगा, ये इसका रिजॉल्व अगर करे बच्चों थीटा यही है तो इस साइड हो गया कितना T2 cos थीटा, इस साइड हो जाएगा कितना T2 साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस को, लोहा ले लो पूरा एक मास, और उठा करके अगर पानी में डाल दिए तो क्या होता है भाई, तो जैसे ही कोई चीज़ को उठा के सब्सटेंस को लिक्विड में डाल देते हैं ना, तो फ्लूइड्स चैप्टर में चले जाते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई भी सब्सटेंस को जैसे ही डुबाओगे पानी में, तो जितना जैसे सब्सटेंस का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और वही क्या होता है, वो उतने अमाउंट ऑफ जो पानी डिस्प्लेस किया उसी के वेट के बराबर क्या है, एक फोर्स लगता है नीचे से, वो कहलाता है बायोंट फोर्स। बाप रे, मेरे को लग रहा है कि जो मैंने ये बोला ना तो बड़ा क्या क्या बोल दिया, समझ में बच्चों नहीं आया होगा, कोई बात है, दूसरे तरीका से समझो। जैसे ही कोई सब्सटेंस को पानी में डुबाते हैं, वो सब्सटेंस हमें हल्का लगता है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि लिक्विड जो है ना एक फोर्स लगा देता है ऊपर की ओर, तो एक मग भरा हुआ पानी ऐसे पकड़े हुए हवा में भारी लग रहा है।
जैसे पानी में पूरा डूब गया ना, थोड़ा हल्का लगने लगा, इसका मतलब नीचे से कोई फोर्स लगा के सपोर्ट कर दिया। कौन है जो फोर्स लगाता है? लिक्विड, ठीक है। और उसी के द्वारा जो फोर्स लगा उसको बाउंड फोर्स कहते हैं। तो बाउंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है समझना, क्योंकि पूरा लिक्विड में डूब गया ना, मास है हमारे पास, तो भाई लगेगा। कोई मास है, पूरा हमने क्या किया, लिक्विड में डुबा दिया, मास है कितना m। देखो होता क्या है, इसका जो सब्सटेंस है, मास ऑफ द सब्सटेंस ms जो है ना बच्चों, इसको मैं बोलूंगा मास ऑफ सब्सटेंस। क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इसको बोलेंगे, ठीक है। और ml अगर लिख दिए ना तो ये क्या है, मास ऑफ लिक्विड। थोड़ा सा फ्लूइड का चीज आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझते हैं। सिग्मा हमेशा क्या है, आदत डाल लो कि डेंसिटी ऑफ, चले है ना, क्या है ये, सब्सटेंस, ठीक है। और रो जो है एक अलग, तो ये भैया क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड। ये पूरा क्लास 12 फिजिक्स में काम करेगा। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब कौन डेंसिटी लिख रहे हैं, तो भाई एक अगर लिक्विड का लिखे तो मास ऑफ आप लिक्विड लिख लो, अगर सब्सटेंस का डेंसिटी लिखे हो तो मास ऑफ द सब्सटेंस का लिख लो पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर बोलेंगे मास बराबर क्या होता है तो बोलो रो भी। मास बराबर क्या होता है बच्चों, रो भी। बस यही है ना, कहीं रो बोल दिया, कहीं सिग्मा बोल दिया, कहीं कोई अलग अलग लेटर्स डिनोट कर लिया, आप आदत डाल लो, ठीक। आदत जैसे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, गजब याद हो गया, बचपन से 1 लाख बार लिख चुके होंगे हम लोग, है ना। वैसा ही बोलो मेरे साथ साथ, मास क्या होता है तो बोलो रो भी, रो भी, रो भी, रो भी, लो भी, आदमी, गोभी हम लोग खाते, तो जो आपको बोलना है बोलो, रो भी, रो भी, लो भी, लो भी, लो भी, गोभी, गोभी, एकदम आदत डालो। मास क्या होता है, रो भी, मास क्या होता है, रो भी, रो भी, रो भी, रो भी, ठीक है। बस रो के जगह कुछ और दिया तो लिख देंगे। तो लिक्विड का जो डेंसिटी है रो, मास बराबर रो भी, सब्सटेंस का क्या है, रो भी, रो भी, रो भी, रो भी। अच्छा सिग्मा लिखो था, ठीक है, सिग्मा लिख दो, सिग्मा भी हो गया ठीक है। ये एक चीज समझ में आता है, ठीक। बच्चों टोटल जो सब्सटेंस जो है उसका जो टोटल वेट लगेगा mg, तब वो तो msg हो गया, ठीक है, वेट लगा। लेकिन जब पानी में डूब जाता है ना, तो पानी क्या करता है, फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, उसको बोलते हैं बाउंड फोर्स। ये कौन लगाता है, देखो लिक्विड लगाता है, जो हिंदी कोडिंग बोलूंगा ना उसको, उस पर गौर करना, ठीक। लिक्विड लगाता है, हम लोग जानते हैं व्हाट इज फोर्स, भैया फोर्स इज ए वेट। व्हाट इज वेट, वेट इज ए फोर्स। कोई दिक्कत है क्या? व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज ए वेट, व्हाट इज वेट, वेट इज ए फोर्स। हमको पता है कि भाई ये जो फोर्स जो है ना, बाउंड फोर्स लगा कौन रहा है, लगा रहा है लिक्विड। बाउंड फोर्स कौन लगाता है, फोर्स बाय लिक्विड। तो फोर्स इज ए वेट, वेट बराबर होता है mg। तो भैया mg किसका लिखोगे, 2 का mg है, एक सब्सटेंस का है, एक लिक्विड का है। भैया लिक्विड लगा कौन रहा है, मतलब बाउंड फोर्स कौन लगा रहा है, लिक्विड। तो वेट किसका लिखाएगा, mg। m किसका लिखाएगा, लिक्विड का। किसका लिखाएगा, लिक्विड का। यानी बाउंड फोर्स का फॉर्मूला देख रहे हो क्या बन गया, mg, लेकिन वो ml हो गया लिक्विड का। अब सवाल है कि मास बराबर होता है रो भी, रो भी, रो भी, लिक्विड का, तो लिक्विड का है रो वी जी। बस यहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ा सा आता है कि कौन सा वॉल्यूम लिखे। वॉल्यूम हम वो लिखते हैं जितना वॉल्यूम का सब्सटेंस जो है ना पानी में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे कि पूरा एपेरेटस ही उठा के पानी में डुबा दिया गया, यानी पूरा जो बॉब मेरा है मास m पूरे डूब गया, यानी जितना वॉल्यूम है सब्सटेंस का ना, पूरा वॉल्यूम डूब गया। तो पूरा वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस कर देगा, तो वो वॉल्यूम हम यहाँ पर छाप देते हैं, यानी कि ठीक ठाक है। सब्सटेंस का अगर मास लिख रहे हैं बच्चों msg, तो सब्सटेंस का mg मास बराबर रो भी, रो भी, रो भी, रो भी, रो भी, सब्सटेंस है सिग्मा भी। तो ये तो ठीक है भैया, सब्सटेंस तो जितना वॉल्यूम का है वो है तो वो है, लेकिन पूरा वॉल्यूम डूब भी गया है, इसीलिए वॉल्यूम यहाँ भी आ गया अलग से। तो समझ में आ रहा है कि अच्छा बाउंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा और सब्सटेंस का जो वेट है वो क्या होगा। इसको लिख लो, दिस इज द फ्लूइड कॉन्सेप्ट जो बहुत काम करेगा। तो बोले जैसा ही बॉब पानी में डूब गया तो भैया ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज नोन एज बाउंड फोर्स, और वो क्या होता है रो वी जी। ये वाला क्या है भाई, सब्सटेंस का। सब्सटेंस का क्या होगा, सिग्मा वी जी, ठीक। यहाँ पर किसका, ये सब्सटेंस का। सब्सटेंस का क्या होता है, सिग्मा वी जी। यहाँ पर पानी में नहीं डूबा हुआ है तो ऐसे, यानी एक बार ऐसे लिख लेते हैं, एक बार वैसे लिख लेते हैं। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको निकालना है, कहाँ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स के फॉर्मूला में छुपा हुआ होता है, ठीक। अब हम लोग लिखते हैं, चलो 4 ऑप्शन है। मैं तो इसका ऑप्शन भी आप लोग को ट्रिक के वहत याद करवा देता हूँ, क्योंकि भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है हर बार। लिखें,
देखो T1 साइन थीटा, T1 साइन थीटा, यह है फोर्स इन क्या है बच्चों, वैक्यूम। क्या है T1 साइन थीटा, फोर्स इन वैक्यूम। T1 कॉस थीटा क्या है, ये हो गया किसके बराबर, MSG के बराबर, जो कि सिग्मा VG, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया tan थीटा, T1 चला जाएगा, यह है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई MS क्या हो गया G। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, T2 साइन थीटा FM के बराबर, T2 साइन थीटा किसके बराबर, FM के बराबर। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था, याद है कि जो वैक्यूम में जो फोर्स होता है डिवाइडेड बाय जो मीडियम में होता है, ये किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। तो कभी भी अगर मीडियम का अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, जितना वैक्यूम में लगता है ना डिवाइडेड बाय क्या कर दो, के। और बहुत अच्छी बात भी है भैया, वैक्यूम में लग रहा है जितना फोर्स, ठीक, जैसा ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाले, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बच्चों, कोई मीडियम में उसको डाले, मान लो कि पानी है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81, यानी कि 81 टाइम्स जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, किसमें, मीडियम के अंदर, ठीक है ना। जब भी मीडियम आए तो वैक्यूम बटे के चलेगा, ठीक, लिखे। तो जब भी मीडियम लिखना चाह रहे हो, एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के। इसका जो है ना मैं कुछ और भी बोल ही देता हूं इसको लेकर बच्चों, ठीक है, इसके क्योंकि दिल में बात आ रही है तो मैं बोल देता हूं। देखो एफ वैक्यूम जैसे है क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। देखो कैसे, जैसे ही मीडियम बोलते हैं ना तो 1/4 पाई क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे आ गया मीडियम का एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसी को हम हर बार क्या बोलते हैं, जब भी एप्सिलॉन आता है के एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो 4 पाई क्या लिखोगे, के एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट के बोल दो, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों मिल करके क्या बन गया है, क्या बन गया है, फोर्स इन वैक्यूम, यानी एक के नीचे जो है एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये मेरा बन जाता है क्या, वैक्यूम डिवाइडेड बाई के। तो चाहे फॉर्मूला वाइज ऐसे देख लो या चाहे अंदर घुस करके समझ लो, ये जब भी मीडियम आए तो जितना वैक्यूम में होता है ना डिवाइडेड बाई के, कहाँ से आया, एक्चुअली इसके जगह पर आया। ये कहाँ से आता है भैया, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो मीडियम जब आता है ना तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ऐसे, ठीक है चीजें। तो वैक्यूम डिवाइड बाई के। और इधर देखे तो ऊपर लग रहा है T2 cos थीटा, देख लो जरा, इक्विलिब्रियम में है ना, तो ऊपर T2 cos थीटा प्लस बायोंड फोर्स, प्लस क्या है, बायोंड फोर्स, वो दोनों फोर्स ऊपर, नीचे क्या है, MSG। तो यहां से T2 cos थीटा अगर देखे तो ये है MSG माइनस क्या है बच्चों, बायोंड फोर्स, ठीक है, माइनस क्या है, बायोंड फोर्स। तो इक्वेशन 3 हो गया था ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यहां पर आ रहा है इक्वेशन नंबर 5, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस कर ले, T2 cos थीटा इक्वल टू MSG को फाइनल रिप्लेस कर लेते हैं, यह है सिग्मा VG, बायोंड फोर्स क्या है, लिक्विड लगाता है, तो रो VG, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं 5। तो हेंस देखो ये और ये डिवाइड करें तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan, T2 गया, तो 4/5 डिवाइड करो बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, साइन बटे कॉस tan थीटा। ये क्या है भाई, दिस इज एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई के, और नीचे क्या आने वाला है, सिग्मा VG माइनस है रो VG। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 6। तो जब आ ही रहा है तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेते हैं कि भाई ये जो tan थीटा आया है, ये आया है वैक्यूम डिवाइडेड बाई MS को क्या लिखेंगे, सिग्मा VG। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखते हैं कि पानी में डुबाने के बाद क्या हुआ था, थीटा रिमेन सेम, यानी कि tan थीटा LHS सेम, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 और 6 में क्या करते हैं, RHS को भी सेम कर देते हैं, ठीक है। लिख ली यहां तक। तो फ्रॉम 3 and 6 ये है क्या, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई सिग्मा VG, और इस साइड है एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई के टाइम्स सिग्मा VG माइनस रो VG। बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, या पहले अभी लिख दो, सिग्मा VG माइनस रो VG, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो VG कॉमन ले लो,
ठीक है, तो उड़ जाएगा। तो वैक्यूम वैक्यूम गया, तो 1/सिग्मा वी जी इक्वल टू 1/k वी जी अगर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा सिग्मा माइनस रो, वी जी चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देता k इंटू इतना इक्वल टू सिग्मा, हैंस k इंटू सिग्मा माइनस रो इक्वल टू बच्चों सिग्मा आ जाएगा। देखो ये इधर, तो k बराबर क्या आ रहा है, सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो। डीपीपी के अंदर जो है ना वैल्यू पर बेस्ड दूंगा, तो आप खटाक से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगा। सिग्मा बटे सिग्मा माइनस रो आया। सिग्मा किसका था, सब्सटेंस का, जिसको कि है बॉब, है ना, जिसको पानी में डुबाया गया। ये किसका है भाई, लिक्विड का। तो आंसर कैसे याद रख सकते हो पता है, ऐसे देखो, पहले सवाल में क्या दिया, बॉब दिया, बाद में उसको पानी में डुबाया। तो पहले क्या है, पहले बॉब आया, बाद में पानी में डूबा, ठीक है। तो पहले बॉब आया, बाद में पानी में डूब गया, यानी बॉब माइनस क्या हो गया, पानी, ठीक ठाक है। यानी ऊपर किसका डेंसिटी होगा, और जो यहाँ रहेगा वही यहाँ है, ठीक है। तो मास ऑफ द सब्सटेंस, और सब्सटेंस को पानी में डुबा दिया, तो पानी वाला डेंसिटी बाद में। अब ये बोली से जो है ना बच्चों याद रहेगा, जरूर याद रहेगा कि किसको पानी में डुबाए, वो पहले डेंसिटी होगा। देखो छोटा छोटा ट्रिक है, लेकिन काम कितना करेगा। बोले कौन है सब्सटेंस का डेंसिटी, सिग्मा, तो भैया पहले सिग्मा आना चाहिए, देख रहे हो, पहले सिग्मा, तो ये तो गया सिग्मा, ठीक है। तो ये कुछ सही होने वाला है, ये तो नहीं होगा, ये सही होने वाला है। और क्या है पहले, ये देखो सब्सटेंस, ठीक है, बाद में पानी, तो ये सही हो गया, है ना। सब्सटेंस, ये गलत बात है, उल्टा पुल्टा करके दे देता है, ठीक, तो ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा से। देखते हो चल कुछ और रहा है एकदम बढ़िया से सब। चलिए देखते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इक्विलिब्रियम, जैसे अभी हम लोग पढ़े सब क्या था, इक्विलिब्रियम ही था, चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, कोई मूव नहीं कर रहा है। तो जैसे ही बोलते चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम में है का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्सेस तो लग रहा है चार्जेस पर, लेकिन कोई घसक नहीं रहा है, नो मूवमेंट, नेट फोर्सेस क्या है, जीरो, ठीक है। देखते हैं सवाल कैसे फ्रेम किया जाता है बच्चों। दो चार्जेस हमारे पास दिया हुआ है, +4e, चलो ठीक, देखो बच्चों ये +4e दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, +9e। अब हमसे बोलता है क्या, वेयर शुड द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज क्यू को कहाँ रखा जाए कि इक्विलिब्रियम में हो। तो जैसे ही थर्ड चार्ज क्यू कैसा नेचर है हमें नहीं पता, तो हम जब नहीं पता तो उसको पॉजिटिव ही मानेंगे, ठीक है। तो देखो रख करके पहले ट्राई करते हैं कि सेम नेचर का, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस वाला ही रखे, तो इन दोनों के बीच में रखे तो इक्विलिब्रियम में होगा, या लेफ्ट साइड रखे या राइट साइड रखे। देख लेते हैं जरा कहां पर रखा जाए। लेट ये जो चार्ज है ना, इसको हम लोग +Q1 बोलते हैं, ये जो चार्ज इसको +Q2 बोलते हैं, दोनों के बीच की दूरी है इतना। थर्ड चार्ज लाया गया है Q। बच्चों यहां रख करके चेक करते हैं क्या कहीं इन दोनों के बीच में क्या जीरो होगा क्या। देखो ये प्लस इसको धक्का मारेगा, प्लस प्लस है ना, तो ये प्लस इसको धक्का मारेगा किधर, इधर, ठीक है। ये प्लस इसको धक्का मारेगा किधर, मान लो कि नामकरण भी कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा से क्लैरिटी। ये पॉइंट P है, तो P पर जो फोर्स लगेगा किसके कारण, A के कारण, प्लस इधर लगा, ठीक है। ये प्लस इसको धक्का मारेगा इधर, तो P पर जो फोर्स लगा, कौन लगाया है, B, वो लगा इधर। यानी कि देयर इज ए चांस कि बीच में अगर रहेगा तो जितना इधर फोर्स लगे उतना इधर लगे और नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो बोलेंगे चार्जेस सब इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, 2 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर, नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम में। तो ये थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम में रहे। जरा इधर रख करके देखें, यहाँ पर क्यू चार्ज पॉइंट भी देखो, ये प्लस वाला जो है मारेगा इसको धक्का इधर, तो यानी P पर जो धक्का लगा एक एक कारण इधर, ठीक है। ये प्लस है, ये भी इसको धक्का किधर मारेगा, इधर ही धक्का मारेगा। यानी कि ये वाला जो फोर्स होगा P पर जो लगेगा B के कारण, वो भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो जब दोनों इधर, तो यहाँ पर नेट फोर्स इस पर जीरो नहीं होगा, तो इधर तो नहीं होने जा रहा, ठीक। राइट साइड देखें, राइट साइड कहीं पर अगर देखेंगे क्यू चार्ज रख करके पॉइंट P, तो देखो ये प्लस वाला उसको धक्का मारेगा उधर, और ये वाला भी जो प्लस उसको धक्का मारेगा उधर, तो टोटल नेट फोर्स उधर ही आ जाएगा, तो वो भी जीरो नहीं होगा। यानी P पर लगेगा A के कारण इधर ही, और P पर लगेगा B के कारण इधर ही, तो इस साइड भी जो है नहीं होने जा रहा है, यानी यहाँ कहीं होगा। तो जब सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज आए, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो बोलेंगे इन द लाइन ज्वाइनिंग देम, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग देम, कहीं पर होगा ये, ठीक है।
तो बोलते हैं लेट कहीं रख देते हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं बच्चों कि x से डिस्टेंस पर ले जाकर के कहीं वो चार्ज जो है पॉइंट P हमने रख दिया। तो क्या करें, अब इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, तो ये इसके कारण इस पर धक्का लगेगा किधर, तो फोर्स P पर धक्का लगा है A के कारण, ये प्लस इसको धक्का लगाएगा इधर, तो बोलेंगे P पर जो फोर्स लगा, कौन लगाया, B, वो इधर लगाएगा, प्लस प्लस लगा दिया। नेट जीरो होने के कारण क्या होना क्या चाहिए, जितना इस मतलब ये फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड हो और इसका जो मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल अपोजिट हो जाए, यानी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों का फोर्स इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, इक्वल कर देंगे। मैं आप लोग को क्या करता हूं पता है, प्लस 4e 9e इस तरह से तो बहुत सारा सवाल बन सकता है। करते क्या है, इन जनरल कर देते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान करके इन जनरल बना देता हूं, ताकि आपके लिए वो एक शॉर्ट ट्रिक का काम कर जाए, जब भी आए तो उसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी हो क्या, चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने के लिए P पर जो फोर्स लगे A के कारण वही हो जाए P पर जो फोर्स लगे B के कारण, दोनों क्या हो जाए, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, देखते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, तो K Q1 Q2, तो ये है Q1, तो देखो कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने माना कितना, x, तो x स्क्वायर इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, तो ये यहाँ पर है Q2 और ये कितना है Q, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल है L, ये है x, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स, है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे L माइनस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो K Q चला गया, Q1 Q2, तो Q1 बटे Q2 इस साइड आ गया बच्चों, x वहाँ चला गया, डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स हो जाएगा। देखो तो क्या हम टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, Q1 बटे Q2, एक्स स्क्वायर उधर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो x बटे L माइनस एक्स का टोटल का होल स्क्वायर। हेंस निकालना क्या हमें, x कितना डिस्टेंस होगा, तो ये स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाओ, रूट लगा, क्या होगा, x बटे L माइनस एक्स इक्वल टू रूट अंडर Q1 बटे कितना Q2। ये जो पूरे पर रूट है अलग अलग लगा देते हैं, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x निकालना है ना, तो ये देखो रूट Q2x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट Q1 इंटू एल माइनस रूट Q1 इंटू एक्स, यहाँ भी x तो इधर लेके चले आते हैं, तो रूट Q2x प्लस रूट Q1x इक्वल टू हो गया कितना, रूट Q1 इंटू एल। हेंस x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ रहा है रूट Q2 प्लस रूट Q1 इक्वल टू कितना है, रूट Q1 इंटू एल। फाइनल आंसर बच्चों इतना, ये हो जाएगा रूट Q1 L डिवाइडेड बाई, नीचे आ रहा देख रहे हो एडिशन ऑफ द बोथ, तो रूट Q1 प्लस रूट Q2, जैसे लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो ये मेरे लिए आ गया ऐसा। अब ज़बरदस्त ये जो है ना क्या करेगा पता है, यूज़ एज शॉर्ट ट्रिक, तो कंपटीशन में आए ना तो डायरेक्ट इसका यूज़ करो। दोनों सिमिलर नेचर का अगर चार्ज हो तो बीच में कहीं होगा, और वो होगा क्या, तो ऊपर में कौन सा चार्ज है, नीचे में तो दोनों चार्ज का रूट अंडर, ऊपर में कौन सा है, तो बोले वो है ना जिधर से हमने x डिस्टेंस लिया है। देखो Q1 से ही हमने x डिस्टेंस लिया है, तो ये Q1 है। ठीक, तो अगर मान लो कि कोई, जैसे आप लोग कोई स्टूडेंट ऐसे करे कि इधर से x ले ले, तो फॉर्मूला के अंदर पता है ये वाला चार्ज ऊपर में आ जाता, तो Q1 है 4e और Q2 है 9e, Q1 है 4e, Q1 कितना है 4e और Q2 है 9e, तो बोलेंगे फॉर ट्रिक के अंदर बच्चों ये कौन सा चार्ज लेना है, तो बोलेंगे टेक दैट चार्ज फ्रॉम वेयर x इज टेकन, जहां से वो डिस्टेंस लिया गया है ना वो वाला चार्ज उठा करके रख दो। बड़ा मस्त, हमने 4e से लिया था, ठीक है, तो वहां से उठा के रख देते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 4e इंटू एल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4e और प्लस रूट अंडर 9e। हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी e 4e दे देगा, कभी 9e 4e, मतलब जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो। तो कितना आ जाएगा, 2 रूट e डिवाइडेड बाई 4 का 2 रूट e
प्लस 9 का हो जाएगा 3 रूट ई। देखो ऊपर रूट ई नीचे रूट ई सब कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो ऊपर हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई, देखो रूट ई ऊपर से गया, रूट ई कॉमन कट गया, तो 3 दो नीचे कितना आ जा रहा है 5, यानी कि x इक्वल टू आ रहा है 2/5 टाइम्स l। तो 5 चौक 20 यानी कि 0.4l दोनों के बीच में कहीं रखोगे तो ये आंसर आएगा। देखो यहाँ पर देखोगे ना कि जो स्क्वायर था ना हटा करके हमने रूट लगाया, एक्चुअली यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए ना, स्क्वायर है तो 2 टर्म होना चाहिए प्लस माइनस वैल्यू, हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया। नेगेटिव वाला लेंगे ना तो क्या है कि एक डिस्टेंस आएगा लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा तो उसका मतलब नहीं बना, तो सीधे क्या पॉजिटिव डिस्टेंस लो, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो ये। तो सिमिलर नेचर का हो तो ऐसा, ठीक। अगला सवाल बनाते बच्चों क्या कि अगर ऑपोजिट नेचर का हुआ तो कैसा, एक +4e एक -9e, तब कैसे करेंगे देखते हैं। ये तो आप खुद से ट्राई करो और अपने से एक शॉर्ट ट्रिक बनाओ, सीखो शॉर्ट ट्रिक बनाते कैसे हैं। इसको मान लिया Q1, इसको मान लेते हैं Q2, ठीक। देखोगे गौर करके नेचर अलग है प्लस माइनस, लेकिन Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कितना है, वो है 4e। अच्छा, और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 9e, 9। तो दोनों चार्ज में मैग्नीट्यूड है वो बड़ा कौन है, Q2 इस बड़ा, छोटा कौन है Q1 छोटा है। यानी हम अभी कह सकते हैं कि Q1 जो है ना वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, Q2 के कंपैरिजन में। ये मेरे लिए बड़ा काम का चीज़ अभी बनेगा, ठीक। पहले चेक करते हैं कि किधर हम चार्ज को रखेंगे, वेयर शुड द थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। कहाँ रखोगे, इधर इधर इधर, ठीक। पहले बीच में रख करके देखते हैं, लेट यहाँ कहीं रखे थर्ड चार्ज, क्या करेगा, ये 1 ये 2 है ना तो F1 F2 लेकर के तुरंत समझते हैं। प्लस प्लस इसको धक्का मारेगा तो F1 इधर आ गया, प्लस प्लस यानी 1 के कारण इधर, ठीक है। ये है माइनस चार्ज, ये इसको क्या करेगा, पकड़ के खींचेगा अपने तरफ, माइनस है तो प्लस ऐसे खींचेगा, तो खींचेगा तो ये भी इधर ही लगेगा, यानी F2 फोर्स इधर लगा, दोनों फोर्स इधर ही लग गया, तो यहाँ ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं रहेगा, यानी अब आंसर इधर नहीं आने जा रहा है, ठीक है। चलो उधर देखते हैं। मान लो यहाँ पर चार्ज को ले जाके रख दी, ठीक, वो प्लस चार्ज है, ये 1 वाला क्या करेगा, 1 वाला प्लस प्लस मारेगा धक्का, ठीक है, तो 1 तो इधर आया। अच्छा, ये माइनस है तो माइनस उसको पकड़ करके खींचेगा, तो भैया खींचेगा तो F2 इधर आ गया, यानी हियर इज ए चांस टू बिकम 0। अच्छा, लेकिन अभी रुकिएगा, ठीक, धीरे धीरे क्या करके इस साइड देखते हैं जरा, तब जो है ना दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा। प्लस, ये प्लस इसको धक्का मारेगा तो F1 तो इधर आ गया। अच्छा, वो माइनस है, इसको पकड़ करके खींचेगा अपने तरफ, तो खींचेगा तो इधर, तो बोले भाई यहाँ भी चांसेस है, लेकिन ये दोनों जो चांस है ना, इधर भी 0 होने का इधर भी 0 होने का, उसके अब अंदर समझते हैं बच्चों। जब भी बड़ा चार्ज होता है ना, बड़ा चार्ज, तो उसके कारण नज़दीक में क्या होगा, उसका फोर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बड़ा चार्ज के कारण नज़दीक में फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, जैसे दूर 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 जाएंगे ना तो उसका वैल्यू कम होते जाएगा। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ छोटा चार्ज हो तो उसके कारण जो स्ट्रेंथ नज़दीक में रहेगा तो ऐसे ही कम रहेगा, और दूर अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो कम होना, बहुत कम होना, मीनिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक। देखते हैं, जो ये फोर्स 1 है, F1 और F2 जैसे दूर जाते जाएंगे कम होते जाएगा कि बहुत कम होते जाएगा ना, वो समझना है। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम, और इसके वजह से एक तो ऐसे ही कम है बेचारा, और यहाँ से जो हम निकाल रहे हैं बहुत दूर पर जा करके निकाल रहे हैं, तो इसके वजह से जो वैल्यू आएगा क्या होगा बच्चों, बोल सकते हैं वेरी लेस, बहुत कम हो गया, है ना। और दूर अगर जाते जाओगे तो बहुत कम बहुत कम बहुत कम होते जाएगा। ये कैसा चार्ज है भाई, बड़ा चार्ज 9e, उसकी वजह से एकदम नज़दीक में निकाले तो बहुत ज़्यादा होगा, है ही नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बगल, मतलब इसके बगल में ही कहीं पर निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, यानी ये क्या है, वेरी लार्ज। ये क्या है, वेरी लार्ज। सोचो क्या है, एक फोर्स बहुत ज़्यादा और एक फोर्स बहुत कम है, यानी कि इधर 1 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, भैया 0 होगा क्या, नहीं, नेट फोर्स तो इधर हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी वजह से ऐसा है। यानी यहाँ पर देखो 0 होने के चांसेस क्या है, नहीं है। बोलोगे अच्छा सर थोड़ा सा और दूर अगर चले जाए तो बच्चों थोड़ा और दूर अगर जाओगे, इसके वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वेरी 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 लेस हो गया। भैया चार्ज भी छोटा और बहुत दूर निकालो तो बहुत कम हो गया, ठीक है। और इसके वजह से जो बहुत लार्ज था थोड़ा सा कम हो गया, यानी लार्ज ही रहेगा। तो भैया एक बहुत बहुत कम और एक लार्ज, नेट 0 तो नहीं होने जा रहा था, इधर 0 नहीं होगा। इधर समझते हैं, कम मैग्नीट्यूड का है
उसकी वजह से नज़दीक में ही निकाल रहे हैं तो ये कम ही आएगा, यानी कि लेस आया। ठीक है, और ये चार्ज कैसा है, यह बहुत बड़ा, लेकिन इसके वजह से बहुत दूर में निकालेंगे। बड़ा चार्ज है, बहुत दूर में निकाल रहे, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इसके वजह से जो ये जो होगा ये वाला भी क्या हो जाएगा, कम, यानी कि लेस। तो पता चल रहा है कि देखो उधर से जैसे दूर जाते जाओगे इसके वजह से भी कम 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 कम, और ये बगल में ही है इसके वजह से तो कम कम, यानी इधर भी कम, लेस लेस चांसेस है कि इधर जीरो हो जाए। ये भी लेस, ये भी लेस, और आगे जाए ये भी कम, ये भी कम, तो भैया चांसेस है, यानी हियर इज चांसेस दैट बिकम्स, फोर्स बिकम्स क्या है, नेट फोर्स बिकम्स 0। तो हम किधर चार्ज को रखेंगे सच दैट बिकम 0, तो बोलेंगे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा ना उसी साइड कुछ डिस्टेंस पर रखो सच दैट चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो एक यहां से कॉन्सेप्ट आ गया। सो कीप द चार्ज नोट पॉइंट, पहले लिख देता हूं बच्चों स्पीड में जरा, ठीक है। कीप द चार्ज इन दैट साइड हुज मैग्नीट्यूड इज क्या है, लेस। जो छोटा मैग्नीट्यूड का हो ना उधर रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। छोटा मैग्नीट्यूड हम इसको Q1 माने तो Q1 साइड ऐसे रख देते हैं, ठीक। +4e -9e, टोटल डिस्टेंस है L, इसको हम बोले हैं Q1, इसको बोले हैं Q2। हम चार्ज को कहाँ रखेंगे, कहीं इधर रखेंगे। लेट यहाँ से लेकर के यहाँ डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, x, यहाँ पर हम कहीं रखे हैं। तो क्या हो रहा है, इसके वजह से जो चार्ज लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा, ये लेट इट बी F1 बोल देते हैं, और ये माइनस वाला पकड़ करके खींच लेगा तो ये है F2, ठीक है। तो F1 इक्वल टू अगर F2 हो गया तो नेट फोर्स 0, यानी F1 का जो मैग्नीट्यूड बोल दो वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर हो गया तो नेट फोर्स 0। F1 इसके वजह से लग रहा है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कैसे लिखोगे बच्चों, KQ1Q2, देखो KQ1Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी कितना है, x²। फोर्स के फॉर्मूला में कभी भी हम साइन वाइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में कैसे लिखोगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो L + x, तो KQ2 छोटा q डिवाइडेड बाई L + x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। हमें x निकालना है, कितना डिस्टेंस करें कैलकुलेट, KQ चला गया, Q1 बटे Q2 इधर ले लेते हैं, x² और बटे L + x का होल स्क्वायर, तो L बटे x + x का टोटल का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, रूट ले लेते हैं पॉजिटिव वाला, तो x बटे L + x इक्वल टू हो जाएगा, पूरे पर लगा रूट Q1 बटे Q2, तो ऊपर भी Q1 रूट, नीचे भी Q2 रूट, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई रूट Q2x इक्वल टू हो जाएगा रूट Q1L प्लस रूट Q1L प्लस रूट Q1 इंटू क्या हो जाएगा, x। हेंस देखोगे तो ये उधर चला जाएगा, सॉरी उसको इधर ले लेते हैं, तो रूट Q2x माइनस रूट Q1x। देख रहे हो कैसे शॉर्ट ट्रिक भी बनता है बच्चों। ऐसा ही होता है कि जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होता है उसको वेरिएबल में ही बहुत जगह पर सॉल्व कर लेते हैं, 1-1.5 पेज एक ट्रिक के रूप में आ जाता है, उसको लेक्चर में डाल देता हूँ जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। देखो तो x जो हो जाएगा रूट Q2 माइनस रूट Q1 इक्वल टू रूट Q1 इंटू L, हेंस x बराबर रूट Q1L डिवाइडेड बाई रूट Q2 माइनस कितना है, रूट Q1। Q1 क्या था, Q1 फिर से देखो आंसर आया, Q1 क्या है, जो छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज हो ना वो ऊपर आता है, जिधर से एक्चुअली हमको x लेना रहता है, ठीक। अगर ये छोटा मैग्नीट्यूड होता ना तो हम इधर से x लेते। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, टेक दैट चार्ज, टेक, या ऐसे बोलो टेक स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। और ये क्या है भाई, देखो देख लो सब्ट्रैक्शन है बच्चों, तो बड़ा माइनस छोटा है ना, क्योंकि नेगेटिव ना आया आंसर तो बिगर चार्ज, और ये वाला कैसा है, स्मॉलर, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा। बहुत आसान। तो बस सवाल देखो और देखो कैसे हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या है, रूट इतना बड़ा माइनस छोटा, ऑपोजिट नेचर है ना तो बड़ा माइनस छोटा आ रहा है, सिमिलर नेचर ऐसे था तो प्लस आ रहा था आंसर, बड़ा बढ़िया है ना, प्लस प्लस हो, सिमिलर नेचर तो प्लस, ऑपोजिट नेचर तो माइनस,
माइनस में कैसे, बड़ा माइनस छोटा, ऊपर क्या है मेरे लिए छोटका वाला 4EL डिवाइडेड बाई नीचे बड़ा कौन है भाई, बड़ा है 9E माइनस है क्या 4E, खत्म, आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा 2√EL डिवाइडेड बाई 3√E माइनस 2√E, 3√E माइनस 2√E क्या हो जाएगा, √E तो चला गया, 3 में से 2 गया 1, यानी आंसर क्या आ रहा है 2L। यानी कि छोटा वाला जो चार्ज है वहां से 2L डिस्टेंस अगर ले लोगे तो जाकर के नेट क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब एक सवाल आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं, देखो इतना मैंने बताया, अब एक होमवर्क, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू रखा हुआ है ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, एक छोटा सा चार्ज है क्यू, बोलता है क्या इफ द पूरा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो बताओ कि छोटा चार्ज का वैल्यू क्या होगा, ये क्यू का जो है वैल्यू क्या होगा। ठीक, अब खुद से ट्राई करो होमवर्क, ठीक है, डीपीपी जो जारी करूंगा बच्चों 1, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 में ही रहेगा, इन डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो सॉल्यूशन, तो उसके अंदर देख लेना, आप खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा आंसर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो ट्राई जरूर करना, जरूर ट्राई करना, और आपसे बनेगा भी, निकालने की कोशिश करना कि नेट फोर्स 0 है तो बताओ कि कैसे कैसे, ठीक, हम लोग सॉल्व करेंगे उसके अंदर। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर का यूज़ बच्चों आगे बहुत ज़्यादा है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।